हेलो गाइज। नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, मैं भीम मौर्य आपके अपने चैनल संघर्ष क्लासेस संसारपुर पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। इसी क्रम में साथी ये देख सकते हैं स्क्रीन पर कक्षा 10 साइंस यानी विज्ञान के और अध्याय नंबर 2 यानी चैप्टर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण, ये विज्ञान से संबंधित है। तो इसके हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे। क्वेश्चन आंसर, क्योंकि सीधे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं इसे, तो इसको समझना आपको बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन आंसर, अब ये पार्ट 2 है साथियों, पार्ट 2। अब इसके पहले हमने इसका विस्तार से वर्णन किया था पार्ट 1 में इसके, तो आप जाके चैनल पर प्रोवाइड किया हूँ, देख लेंगे उसको, तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो प्लीज़ साथियों इस वीडियो को सभी लोग लास्ट तक देखिए, और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन है, क्या है? आपको 3 परख नलियाँ दी गई हैं, इनमें से एक में आश्रित जल एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पात्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? साथियों, ये प्रयोगशाला का क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो चलिए हम इसका उत्तर देखिए क्या है। यदि लाल लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता तो यह अम्ल है। अगर रंग नहीं बदलेगा तो अम्ल है। यदि लाल लिटमस पत्र का रंग नीला रंग में परिवर्तित हो जाता है, साथियों नीला है, थोड़ा टाइप करने में एरर हो गया था, नीला नीला रंग में परिवर्तित हो जाता है तो यह क्षारक है। यदि लिटमस के पत्र में हल्का परिवर्तन हल्के बैंगनी होता है तो यह आश्रित जल है। तीनों कंडीशन मालूम हो गई साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते या नहीं रखने चाहिए? चलिए इसका आंसर होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी। तो आप देख सकते हैं इसको, आंसर क्या है? दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल पाया जाता है। इस प्रकार जब इन पदार्थों को पीतल एवं तांबे के बर्तनों में रखा जाता है तो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन भरी यानी हाइड्रोजन गैस और हानिकारक उत्पाद मुक्त करते हैं, जिससे भोजन खराब हो जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी। अब आगे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? तो उत्तर क्या हो जाएगा साथी? धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। देख सकते हैं परख नली है, और ये देखो प्रवाह नली है, ये स्टैंड लगा हुआ है जैसे धीम तेज, यहीं पे है स्विच। परख नली, और उसके बाद फिर देखो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 यहाँ पे भरा हुआ है, और दानेदार जिंक के टुकड़े भी डाला गया है इसी परख नली में। और उसके बाद हाइड्रोजन गैस के बुलबुले यहाँ पे हैं इसी में, देखो यह बुलबुले है ना, बुलबुले भी हैं। और उसके बाद अब यहाँ पे मोमबत्ती ले जाएंगे, क्या होगा? मोमबत्ती देखो पकड़े हैं यहाँ पर, और उसके बाद फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन
अब फिर देखो यहाँ पे हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले और साबुन का विलयन, तो देख सकते हैं साथियों, इसका पूरा स्क्रीनशॉट आप ले बना लीजिए पूरा, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है चीज। परख नली और स्टैंड बीकर सब बना लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। बना लेंगे तो एग्जामिनर इसको देखेगा और खुश होकर नंबर पूरा दे देगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी। अब देखिए, अब इसका वर्णन कैसे करेंगे, जो आप चित्र देखे हैं उसी को वर्णन करना है। अब क्या है, एक परख नली में लगभग 5 ml टन सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए एवं इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालिए। उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन से प्रवाहित कीजिए। साबुन के विलयन में बुलबुले बनते हैं। इन बुलबुलों में हाइड्रोजन गैस व्याप्त है। तो क्या हो जाएगी, H2SO4 प्लस Zn, और उसके बाद अभिक्रिया हुई Zn SO4 प्लस H2, फिर H2 गैस बाहर आ जाएगी, निकल जाएगी। इसका मतलब है कि H2 गैस वाले बाहर हो गई। अब आगे क्या हुआ, जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाने पर फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, सॉलिड का मतलब ठोस है, ठोस, ठोस सॉलिड का मतलब ठोस होता है। और 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक्वारेज यानी अम्लराज। और कैल्शियम क्लोराइड AQ प्लस CO2 गैस निकलेगी प्लस H2O यानी यल, यल का मतलब लिक्विड, द्रव, द्रव का मतलब जल। अब उसके बाद फिर क्या है, चलिए यही चीज मैंने साफ साफ टाइप कर दिया हूँ, आपको दिक्कत ना कोई। देखो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बन गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी। अब आगे क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, HCl HNO3 HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा, जब HCl या HNO3, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 को नाइट्रिक अम्ल, अब आगे क्या है, को जल में घोला जाता है तो यह जल में घुलकर जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं जो उनके अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया को देखें। देखो HCl AQ अभिक्रिया हुई, उसके बाद फिर अभिक्रिया यानी रिएक्शन होता है ना, रिएक्शन, रिएक्शन माने अभिक्रिया, रिएक्शन। तो H प्लस हो गया, Cl माइनस, H क्या है, H पे प्लस चार्ज है और Cl पे माइनस चार्ज होता है। और उसके बाद फिर देखो H प्लस प्लस H2O प्लस H3O। अब आ क्या है, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करते हैं, इस प्रकार यह अम्लीय गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। अब आगे क्या है साथी, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। उत्तर क्या हो जाएगा, अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन H प्लस या हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस की उपस्थिति के कारण
हाइड्रोनियम है। H3O प्लस का मतलब हाइड्रोनियम, इसका मतलब है क्या, हाइड्रोनियम है, ये भी हाइड्रोनियम है, हाइड्रोनियम, 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 ये हो जाएगा हाइड्रोनियम। अब आगे क्या हो साथी, हाइड्रोनियम। अब विद्युत का चालन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। उत्तर क्या हो जाएगा, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन अनुपस्थित रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए कि ना, मिलाना चाहिए कि ना, कि जल को अम्ल में। उत्तर क्या हो जाएगा, जल में अम्ल के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है, होती है। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार जल में हिलाते हुए जल में हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ जा सकता है तथा आप जल सकते हैं। यानी बीकर हिलाए और अगर वो बाहर निकल गया अम्ल, अगर कहीं कपड़े पर गया तो आप क्या है, आपका कपड़ा जल जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी से करना चाहिए ये प्रयोग। अब देखिए क्या है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। चलिए आंसर क्या होगा, आंसर साथी देखिए आंसर, उत्तर क्या हो जाएगा, जब अम्ल के विलयन को तनुकृत किया जाता है तब हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इसका अर्थ है कि अम्ल की शक्ति घटती है। अब आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस की सांद्रता बढ़ जाएगी। अब आगे क्या है, आपके पास दो विलयन ए एवं बी है। विलयन ए के पीएच का मान 6 है एवं विलयन बी के पीएच का मान 8 है, तो किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है और इसमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारकीय है। तो साथियों, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना आपको आवश्यक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब क्या है, देखो आंसर क्या हो जाएगा, 7 के कम पीएच का मान अम्लीय विलयन को दर्शाता है। अगर 7 से कम है तो विलयन अम्लीय है, तथा 7 से अधिक पीएच मान है तो विलयन जो क्षारकीय विलयन को दर्शाता है। अगर 7 से पीएच मान अधिक है तो विलयन कैसा होगा, क्षारकीय विलयन होगा, यानी क्षारीय होगा। अब आगे क्या है, विलयन ए के पीएच मान 6 है, इसलिए यह अम्लीय है, यानी 7 से कम है, अम्लीय है। इसमें विलयन बी की अपेक्षा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। विलयन बी के पीएच का मान 8 है, इसलिए यह क्षारकीय है, यानी अगर 8 से अधिक है तो क्षारीय विलयन होगा, वैसे भी जान लीजिए। अगर 7 के बराबर है तो क्या है, ये उदासीन है। जैसे जल क्या होता है, उदासीन, यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है, जल उदासीन होता है। तो समझ गए होंगे आप। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, H प्लस AQ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर क्या हो जाएगा, जब H प्लस AQ आयन की सांद्रता यानी 10 अधिक 7 कम बढ़ाई जाए
बढ़ाई जाए तो विलयन अम्लीय होगा, तथा जब H प्लस आयन की सांद्रता 7 से घटाई देनी 10 और 7 घटाई जाती है तो विलयन की प्रकृति क्षारीय होगी, यानी क्षारकीय हो जाता है। यानी 10 से कम यानी 7 से कम घटाई गई तो क्या अगर 7 से बढ़ाई जाए, अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय और 7 से कम है तो अम्लीय। यही है कुल मिला के। अब आगे क्या है, क्या क्षारकीय विलयन में H प्लस एक्यू आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं? उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ, क्षारकीय विलयन में H प्लस एक्यू आयन होते हैं। OH माइनस आयन के सांद्रता की तुलना में H प्लस एक्यू आयन की सांद्रता कम होती है, जो विलयन को क्षारकीय बनाता है। चलिए साथी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे क्या है साथी, देख सकते हैं। कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चाक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा? तो उत्तर क्या हो जाएगा, यदि मृदा अम्लीय है और खेती के लिए अनुपयुक्त है तो किसान मृदा की क्षारकता बढ़ाने के लिए बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चाक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। चलिए साथी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? उत्तर क्या हो जाएगा, क्या ब्लीचिंग पाउडर। बहुत मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन है साथियों, ये कई बार एग्जाम पूछा है CaOCl2। अब आगे क्या है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा साथी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइज। लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। नेक्स्ट, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा, वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O। वॉशिंग सोडा का मतलब कपड़ा धोने वाला सोडा, Na2CO3 10H2O, ये देख सकते हैं, यही तो है। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। उत्तर क्या हो जाएगा साथी, सोडियम हाइड्रोकार्बन यानी सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट और जल के निर्माण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। अब क्या हो जाएगा, 2NaHCO3, 2NaHCO3, फिर यहाँ देखो ऊष्मा हुई, फिर Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अब क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब उसके बाद फिर सोडियम कार्बोनेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। अब आगे क्या हो जाएगा साथी, चलिए समीकरण देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको देखिए, समीकरण क्या है, CaSO4 हाफ H2O प्लस एक सही 1/2 H2O, फिर अभिक्रिया हुई CaSO4 2H2O, यानी जिप्सम, इधर प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आगे क्या है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभव क्या होगा? तो नीला कर देता है तो क्या हो जाएगा, इसमें विकल्प डी सही है, 10। उत्तर क्या है, 10। मैंने टाइप कर दिया साथियों, देख सकते हैं 10 सही है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विलेन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है तो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलेन में क्या होगा? तो HCl होगा, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl देख सकते हैं उत्तर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब आगे क्या है, NaOH का 10 ml विलेन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml
ले तो इसे उदासीन करने के लिए Cl के उसी विलयन की, चलिए स्क्रीनशॉट ले ली साथी, उसी विलयन की उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, तो कितनी 16 ml, चलिए 16 विकल्प डी 16 ml, उत्तर 16 ml हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है, तो क्या हो जाएगा विकल्प सी एंटासिड, एंटासिड विकल्प सी सही है। अब आगे क्या हो जाएगा, निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले ली साथी। उसके बाद क्या है, पहला का तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट अभी क्या है साथी, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। सी क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम के चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए ये पहले के हो जाए क्या, एक H2SO4 AQ ZnSO4 AQ प्लस H2 गैस हो जाएगा। और दूसरा क्या है साथी, बी 2HCl प्लस MgCl AQ प्लस, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बी वाला ए है, चलो MgCl प्लस H2 यानी जी गैस। 80 वाला आंसर क्या हो जाएगा, 3H2SO4 AQ प्लस 2ALS, फिर अभिक्रिया Al2SO4 AQ प्लस 3H2G। अब डी वाला क्या हो जाएगा, 6HCl AQ प्लस 2FeS, अब अभिक्रिया हुई 2FeCl3 AQ प्लस 3H2 गैस हो जाएगा। अब आ क्या है, एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा, एक कार्क पर दो कीले लगाकर कार को 100 ml के बीकर में रख दीजिए। कीलो को 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। अब बीकर में थोड़ा तनु HCl डालकर विद्युत प्रवाहित किया जाता है। इन परीक्षणों को ग्लूकोज एवं एल्कोहल के विलयनों के साथ अलग अलग दोहराया जाता है। अब अवलोकन कैसे करेंगे साथी, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब अवलोकन क्या है, अवलोकन अब यह देखा जाता है कि HCl के विलयन में बल्ब जलता है, जबकि ग्लूकोज एवं एल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करता और बल्ब नहीं जलता है। उसमें क्या होता है, HCl के विलयन में बल्ब जल जाता है और ग्लूकोज के विलयन में बल्ब नहीं जलता है। अब क्या हो जाएगा, फिर परिणाम क्या हुआ, HCl H प्लस तथा Cl माइनस आयनों में विभक्त हो जाता है। विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है। जल में अम्ल का विलयन विद्युत का चालन करता है, परिणाम स्वरूप बल्ब जलता है। इसके विपरीत ग्लूकोज तथा एल्कोहल के विलयन आयन में विभक्त नहीं होते हैं और इस प्रकार इनमें विद्युत का संचालन नहीं होता है। निष्कर्ष क्या निकला, इस क्रियाकलाप से यह निष्कर्ष निकलता है कि सभी अम्ल में हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन सभी हाइड्रोजन यौगिकों में अम्ल नहीं पाए जाते हैं। यही कारण है कि ग्लूकोज तथा एल्कोहल में हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन उन्हें अम्ल के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आश्रित जल विद्युत का
चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है? उत्तर क्या है? आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता क्योंकि इसमें आयन उपस्थित नहीं होते, जबकि वर्षा जल विद्युत का चालन करता है क्योंकि इसके आयनों में विघटित लवण की मौजूद होते हैं, लवण की मात्रा मौजूद होते हैं। अब आगे देखिए क्या है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी। अब आगे क्या है देखिए, उत्तर क्या हो जाएगा? जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है क्योंकि जल से हाइड्रोजन का विघटन केवल जल की उपस्थिति में उत्पन्न होता है। उत्तर क्या हो जाएगा? अब ये उत्तर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 5 विलयनों ए बी सी डी व ई की जब सार्वत्रिक सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो पीएच के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। तो कौन सा विलयन है? तो देखिए क्या है, ए उदासीन है, बी प्रबल क्षारीय है, सी प्रबल अम्लीय है, डी दुर्बल अम्लीय है, ई दुर्बल क्षारीय है। पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब उत्तर क्या हो जाएगा? पहला देखिए, जब उदासीन होगा तो क्या होगा? विलयन डी के साथ पीएच 7, अप्रबल क्षारीय है तो विलयन सी के साथ पीएच 11 हो जाएगा, यानी ज्यादा बता रहा है। प्रबल अम्लीय है तो विलयन बी के साथ पीएच 1 माना जाएगा, और दुर्बल अम्लीय है तो विलयन के साथ पीएच 4। बहुत महत्वपूर्ण है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। अब आगे क्या, दुर्बल क्षारीय है तो विलयन ई के साथ पीएच 9। अब पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर पहले 11 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 7 आएगा, 4 आएगा, फिर 1 आएगा। पहले देख लीजिए क्या आएगा, पहले 11, उसके बाद फिर 9, पहले 11, 9, 7, 4, 1, 11, 9, 7, 4, 1। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी। अब आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परख नली ए एवं बी के समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा परख नली बी में एस्टिक अम्ल CH3COOH डालिए। किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों? उत्तर क्या हो जाएगा? परख नली ए में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि HCl अम्ल CH3COOH अम्ल की तुलना में अधिक प्रबल है। इस प्रकार तीव्र गति में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है जिस कारण बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, यानी बुदबुदाहट जिस कारण बुदबुदाहट उत्पन्न होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर समझाइए। उत्तर क्या हो जाएगा साथी? दूध का पीएच मान 6 होता है, जैसे यह दही में परिवर्तित होता है तो पीएच मान घट जाता है। इसमें मौजूद अम्ल पीएच के मान को कम करता है। अब आगे क्या है, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। देखते हैं दूध वाले क्या करते हैं, सब लिए रहते हैं। अगर पानी ज्यादा डाले तो उसमें क्या करेंगे, मिला देंगे ताकि दूध जो है समझ न पाए कोई। तो वही है, इसमें बता रहा है एक ग्वाला ताजे दूध में बेकिंग सोडा मिलाता है। अब फिर क्या हुआ, अब विकल्प है, ताजा दूध के पीएच मान को छाछ से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? अब क्या हो जाएगा? उत्तर, एक ताजा दूध के पीएच मान को छाछ से बदलकर थोड़ा क्षारीय बना देता है क्योंकि क्षारीय स्थिति में दूध आसानी से दही नहीं बनता है। अब आगे क्या है, चूंकि यह दूध बी में क्या है, क्योंकि यह दूध सामान्य दूध की तुलना में थोड़ा अधिक क्षारीय है, दही बनने में सहायक अम्ल क्षारक तथा उदासीन हो जाता है, इसीलिए इस दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए,
प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए क्योंकि यह नमी से जल अवशोषित करता है तथा जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ में बदल जाता है। इसे निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया गया है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी। दर्शाया गया है। अब क्वेश्चन नंबर, अब क्या होगा, 14 नंबर देखिए। उदासीनी करण अभिक्रिया क्या है? दो उदाहरण दीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा? अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर एक पहला क्या है? NaOH। उदाहरण नंबर एक, NaOH प्लस HCl ही रिएक्शन हुआ। रिएक्शन का मतलब अभिक्रिया, रिएक्शन का मतलब अभिक्रिया हुई, रिएक्शन का मतलब अभिक्रिया हुई, फिर क्या बना? NaCl प्लस H2O जल बना। अब आगे दूसरा क्या है? HNO3 प्लस KOH अभिक्रिया हुई, KNO3 प्लस H2O यानी जल बन गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो दो प्रमुख उपयोग बताइए। अब उत्तर क्या हो जाएगा? धोने का सोडा के दो प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। नंबर एक, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है, यानी कांच साबुन उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है, बनाने में सब कुछ। अब वो दो क्या है? उदाहरण नंबर दो, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद सोडियम यानी बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के दो उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला क्या हो जाएगा? नंबर एक, बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण यह पाव रोटी या केक को स्पंजी बना देता है। और नेक्स्ट क्या उदाहरण? इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। तो साथियों, इसी के साथ ये क्वेश्चन हुआ पूरा। और क्लोरीन का उपयोग पूछता है, देखो Cl यानी Cl माइनस होता है चार्ज इस पे। क्लोरीन का उपयोग क्या होता है? पानी को शुद्ध करने में। KMnO4 क्या होता है? जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में, कीटाणु उसमें न पड़ने पाए। जैसे क्या होता था पहले, लाल दवा चलती थी, पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दवा KMnO4। तो गांव में क्या जैसे कुआं होते थे, आज भी कुआं है, तो उसमें क्या होता है, कीड़े पड़ जाते थे बरसात में, तो वहाँ जो है उसकी कठोरता कैसे दूर हो, उसमें कीड़े कैसे ना हो और जल शुद्ध कैसे रहे, साफ कैसे रहे, इसके लिए पोटेशियम परमैंगनेट और क्लोरीन की दवा उस जल में डाल दी जाती थी, तो वह जो है पीने योग्य पानी फिर से हो जाता था। अच्छा, तो साथियों, पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा और क्लोरीन का उपयोग पानी के लिए शुद्ध करने के लिए होता है। इसी के साथ ये सभी क्वेश्चन पूरे हुए। और प्लीज साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। यकीन मानिए कि ये सब क्वेश्चन आप एग्जाम के पहले अध्ययन कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे आपको, और आप अध्ययन करके अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। तो साथियों, सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे साथी, और इस वीडियो को पूरा देखना, तभी जो है सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। चलिए, अब एक क्वेश्चन पूरा हुआ, एक पार्ट भी पूरा हुआ। ये था पार्ट टू का वीडियो पूरा हो गया। आप सभी लोग इसका अध्ययन करिए। अब इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जल्द प्रोवाइड कराता हूँ। जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम।